नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं मालती राणा और आज हम कक्षा 7 में पुनरावर्तन इसका अभ्यास करेंगे। यहाँ पर पुनरावर्तन में अलग अलग इकाई में से प्रश्न लिए गए हैं। पहला प्रश्न इकाई 2 में से लिया गया है कि चिड़िया कब खुशी के गीत गाती है। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं, चिड़िया बहुत सुबह प्रातः काल में उठकर खुशी के गीत गाती है। प्रश्न 2 कुत्ते की वफादारी पाठ से लिया गया है। सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया। तो इस प्रश्न के उत्तर में हमने लिखा है कि जब सेठ के यहाँ चोरी हुई तो कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने जहाँ पर चोरी का माल जमीन में गाड़ दिया, वहाँ वह सेठ जी को ले गया और भौंकने लगा। फिर उसने अपने पंजों से ज़मीन को खोदी और थोड़ा सा खोदने पर ही जो भी चोरी का माल था सेठ जी का, वह सारा वापस मिल गया। तो इस प्रकार सेठ जी को अपना सारा धन वापस मिल गया। तो सेठ जी ने कुत्ते की वफादारी पर खुश होकर उसे मुक्त कर दिया। अगला प्रश्न, ईश्वर ने मनुष्य को किससे श्रेष्ठ बनाया है। तो यह कथनी और करनी इकाई 4 से लिया गया है। यहाँ पर इसके उत्तर में हम लिखेंगे, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बताया है। यानी अन्य प्राणी यानी इस धरती पर अन्य जो जीव जंतु हैं जिनमें बुद्धि का विकास नहीं है, सोचने विचारने की क्षमता नहीं है, तो उन सभी में मनुष्य सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि मनुष्य अपने बुद्धि के बल पर सभी कार्य करता रहता है। प्रश्न 4 फिर से इकाई 3 कुत्ते की वफादारी में से लिया गया है कि सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी थी। तो इसके उत्तर में हम ये लिखेंगे कि सेठ ने बंजारे को रुपये के बदले अपनी कोई वस्तु जमानत के रूप में रखने को कही, और तब लाखा ने कहा कि मेरे पास तो गिरवी रखने को कुछ भी नहीं। तो सेठ ने कुत्ते को ही, जो लाखा के पास कुत्ता था, जो उसका वफादार कुत्ता था, उसे ही जमानत के रूप में मांग लिया और ये भी कहा कि जब तुम जमानत के रुपए लौटा दोगे तो मैं तुम्हारा कुत्ता तुम्हें वापस लौटा दूंगा। तो इस प्रकार सेठ ने बंजारे के साथ जमानत के रूप में कुत्ते को मांगने की शर्त रखी। प्रश्न 5 पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है। तो यह इकाई 2 तब याद तुम्हारी आती है से लिया गया है। तो इसमें हम उत्तर में लिख सकते हैं कि पृथ्वी पर हरियाली वर्षा ऋतु में छा जाती है। अगला हमें एक परिच्छेद दिया गया है जिसे हमें सुलेखन यानी अच्छे अक्षरों में यानी सुंदर वाक्यों में लिखना है। यह परिच्छेद कुछ इस प्रकार से है, हमारे देश का झंडा तिरंगा है। तो हमारे देश के झंडे को तिरंगा झंडा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद रंग और नीचे हरा रंग है। यानी 3 रंगों से मिलकर हमारा तिरंगा झंडा बनता है, इसलिए इसे तिरंगा कहा जाता है। सफ़ेद पट्टे पर बीच में एक चक्र है, इस चक्र को अशोक चक्र कहते हैं। झंडे के ऊपर का केसरिया रंग ये वीरता और बलिदान का प्रतीक है। यह हमें वीरता और बलिदान का संदेश देता है। बीच का सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, यह हमें शांति की राह दिखाता है। और इस सफ़ेद रंग के बीच में एक अशोक चक्र बना हुआ है जो हमें उन्नति की राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो यहाँ नीचे का जो हरा रंग है वह समृद्धि को दर्शाता है, यानी विकास को दर्शाता है। तो इस प्रकार झंडे के ऊपर का केसरिया रंग वीरता और बलिदान का संदेश देता है, बीच का सफ़ेद रंग और अशोक चक्र शांति और उन्नति की राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, और नीचे का हरा रंग विकास करते हुए समृद्धि प्राप्त करने का सूचक है। तो यहाँ पर इस परिच्छेद को हमें सुंदर वाक्यों में लिखना है। अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि दूरदर्शन से होने वाले लाभ और हानि लिखिए। यहाँ मैंने लाभ और हानि दोनों को एक साथ दर्शाया है कि दूरदर्शन हमें भरपूर मनोरंजन तो देता है, पर उसे देखने में समय की बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है, और परीक्षा के दिनों में तो हमें टीवी बंद ही रखना चाहिए।
दूसरा है टीवी पर देश विदेश के समाचार आते हैं, ज्ञानप्रद चर्चाएं भी आती रहती हैं। टीवी हमें घर बैठे सारी अच्छी बुरी घटनाओं की जानकारी देता है, तो यह इसका लाभ हुआ। तीसरा है टीवी बच्चों के लिए ज़्यादा देखना अच्छा नहीं है, यह इसकी हानि यानी इससे हमें नुकसान हो रहा है। टीवी देखने के बदले बच्चों को खेलना या व्यायाम करना चाहिए। टीवी देखने से आँखों पर भी बुरा असर होता है। तो इस तरह टीवी से हमें हानि भी हो रही है और लाभ भी हो रहा है। चौथे वाक्य में हम कह रहे हैं कि टीवी देखने से हमारा देश विदेश से जुड़े तो रहते हैं, इससे संपर्क तो बना रहता है, पर ज़्यादा देखने से हमारी सेहत पर भी इसका असर होता है। तो इस तरह हमने दूरदर्शन के लाभ और हानि दोनों को पढ़ा और समझा। अब अगला प्रश्न हमें कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। शब्द कुछ इस प्रकार से है: चिंता, अपूर्व, कार्य, पर्यटन, विद्यार्थी, प्रसाद, झूठ, ज्ञान और हल्दी। तो अब इन्हें शब्दकोश यानी वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिखना है। पहला है अपूर्व, उसके बाद कार्य, चिंता, झूठ, ज्ञान, पर्यटन, प्रसाद, विद्यार्थी और अंत में हल्दी। तो इस प्रकार हमने शब्दों को शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित रूप से लिख दिया। अब अगला प्रश्न हमें कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। यहाँ फिर से एक समान शब्द बनाए हुए हैं, इसलिए इसे शब्दकोश के अनुसार लिखेंगे। चारण, चौकोर, चिराग, चम्मच और चंद्रिका। तो यहाँ पहला शब्द मात्रा के अनुसार च चम्मच, फिर आ की मात्रा यानी चा चारण, फिर छोटी ई की मात्रा यानी ची चिराग, फिर औ की मात्रा यानी चौकोर और फिर अंतिम में अम की मात्रा तो चंद्रिका। इस तरह हमने स्वर के अनुसार इन्हें शब्दकोश के क्रम में रखा है। तो मित्रों, आज हमने पुनरावर्तन का अध्ययन किया।